लास्ट चुनाव में मोदी जी रोने वाले हैं अभी। क्यों रोएंगे? मेरी से चलाना मेरी वीडियो चलाना अभी मोदी जी रोएंगे मंच पे। क्यों रोएंगे? वे रोते हैं कि वोट मिल जाए हमको। लेकिन हमने जो मैनिफेस्टो लाए, हम राम मंदिर का मैनिफेस्टो लाए थे, किया। धारा 370 मैनिफेस्टो लाए थे, किया। ये आपका हलाला का लाए थे, हमने किया। रोजगार क्यों नहीं ला रहे? वो क्या कहोगे? वो बोला क्या तलाक कुछ तलाक नहीं है सब। ये क्या बोल पाएंगे? ये वही लोग हैं ये वही कश्मीरी लोग हैं जो वही विचारधारा से प्रेरित हैं कि क्या मतलब है? ये वही लोग हैं जो आतंकवादी हैं, आतंकवाद से। गांव का आदमी है, ग्रामीण एरिया का आदमी है, दिल्ली में जॉब करता है। आप स्टेशन पर जाके देख लीजिए, बेचारा वहीं पड़ा रहता, उसको जगह नहीं मिलती है। केवल 2 जनरल और 2 स्लीपर। क्या किया हिंदुस्तान में बताइए? ताजमहल खड़ा करके दे गए। करोड़ों बेरोजगार यानी कितना रुपया आ रहा है शासन को? ताजमहल से, लाल किला से कितना रुपया आ रहा है? मोदी के लाने क्या, मोदी ने ऐसा क्या बना दिया है? मंदिर से क्या मिलेगा उसको? अगर वो तलाक का मुद्दा, अरे 3 तलाक हटाना सही था कि एक सिंपल नौकरी सिंपल सवाल, सिंपल नौकरी कहाँ गई? सिंपल मेरी नौकरी वो तो उनसे पूछेंगे हम। मेरा एक सामाजिक सवाल है क्या? एक समाज आपने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था, बीजेपी ने अब्दुल कलाम काबिलियत की वजह से बनाया था बीजेपी ने। काबिलियत का स्वागत है, लेकिन गद्दारों का नहीं, जो देशभक्तों का वो राज करेगा। काबिलियत की वजह से बनाया था यार। जिसमें काबिलियत, गद्दारों को कभी हम सम्मान नहीं देंगे, अकबर को सम्मान नहीं देंगे, हुमायूं को सम्मान नहीं देंगे। क्यों नहीं? गद्दार हैं, घुसपैठिए हैं। हम अलाउद्दीन खिलजी को सम्मान देंगे? हम अलाउद्दीन खिलजी को सम्मान देंगे? क्यों देंगे? आपसे घुसपैठिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मैं अकबर को खिलजी को, हुमायूं को घुसपैठिया। हम लोगों का चुनावी दौर जो है वो जोर शोर से चल रहा है। हम जगह जगह जो है लोगों की राय ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा 2024 में आने वाले चुनाव में क्या होगा उसके बारे में जनता की राय ले सकें, पदाधिकारियों की राय ले सकें और जनता तक मुद्दों तक पहुंचा सकें, मुद्दों को जनता तक पहुंचा सकें। और इसी दौर में हम जो है मऊरानीपुर के अहिल्या भाई चौराहा है, झलकारी भाई चौराहे तिराहे के पास में खड़े हैं। यहाँ पर एक युवा मेरे साथ हैं और एक कांग्रेस के नेता हैं, सुरेश जी नाम है इनका। सुरेश नगाई जी नाम है। आपका नाम क्या है भाई साहब? सत्यम चौहान जी। ये 2 लोग मेरे पास है। हम दोनों से ही जो है मुद्दों पर बात करेंगे, भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, सिर्फ जनता जो है वो सुनेगी और हम इनसे जो है सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले भाई साहब सुरेश जी आप ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? इस बार का लोकसभा चुनाव प्रदीप जैन आदित्य ही जीतेंगे। अच्छा, पक्का। और देश में क्या होगा? देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार बनेगी, बिल्कुल। ये सुरेश जी बोल रहे हैं कि देश में गठबंधन की सरकार बनेगी और झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से प्रदीप जैन आदित्य जी की विजय होगी। आपको क्या लगता है? किस आधार पे कह रहे हैं? कोई इनका नैतिक आधार भी है? क्या आधार है भाई साहब आपका? आधार कल का जनसैलाब देख लो ना, किराए की भीड़ दौड़ी थी। जनता का कितना जो समर्थन मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। ये प्रदीप जैन आदित्य जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अनुराग शर्मा नहीं है? अनुराग शर्मा थोड़ी है, अनुराग शर्मा जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थोड़ी। क्यों लगता है आपको कोई जमीन से जुड़े हुए नहीं है? नहीं, वो अपने बिजनेसमैन है। नहीं, वजह क्या है? अब ये उनका मैटर निजी होगा। लेकिन क्यों आपको जमीन से जुड़े हुए वो लगते क्यों नहीं है? प्रदीप जैन जी हरदम संघर्ष करते हुए मिलते हैं, जनता के बीच में मिलते हैं। जनता के बीच में। अनुराग शर्मा जनता के बीच में नहीं मिलते। ये बात जो है कई पब्लिक में कई बार उठती है कि लोग बोलते हैं कि अनुराग शर्मा जो है वो जनता के बीच में नहीं आते, प्रदीप जैन जी जो है वो जनता के बीच में रहते। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये निजी मानना है कि एक 10,000 करोड़ का व्यक्ति जब राजनीति में उतरता है तो जायज़ सी बात है वो पैसे के लिए नहीं उतरा होगा, समाज कल्याण के लिए उतरा होगा। कहीं ना कहीं उनके पिताजी भी सांसद रहे इस क्षेत्र से, तो वो पैसे के मामले में तो बिल्कुल नहीं उतरा होगा। और जहाँ तक जनता की भी आपने राय ली होगी तो कहीं 1% या 99.9% भी कोई भी 1% ये नहीं कह पाया होगा कि भ्रष्टाचार जो है अनुराग शर्मा ने कराया हो या उनके कार्यकर्ता ने या उनके लोगों ने कराया। बिकॉज ऑफ उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और पुराना पैसे वाले जनता के बीच में वो नहीं रहती। इनकी शिकायत ऐसी है कि वो जनता के बीच में देखिए, लोकसभा का एक सांसद होना बहुत बड़ी बात है। और एक आप सोच लीजिए झांसी लोकसभा में आपकी 5 विधानसभाएं आती हैं जिसमें मेहरौनी है, ललितपुर है, झांसी है, बबीना है, मऊरानीपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तो ये बहुत बड़ी लोकसभा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी तहसील आपकी मऊरानीपुर है और विधानसभा है। जन जन तक पहुंच पाना एक व्यक्ति के लिए 90 दिन तक तो आप जो है वहीं रहते हैं, संसद सदन चलते हैं वहीं रहते हैं। उसके बाद में व्यापारिक समय का अभाव रहता है। सांसद के लिए हमेशा ये रहता है, कोई भी बन जाए। मैं प्रदीप जैन आदित्य की भी बात करता हूँ,
मैं बात करता हूं अनुराग शर्मा जी की भी। कोई भी सांसद रहते हुए निजी जीवन में प्रत्येक व्यक्ति से मिल पाना अपने लोकसभा क्षेत्र में ये संभव है नहीं, पॉसिबल नहीं। बताओ भाई साहब, ये बोल रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ मुझे, आपके मौरानीपुर में विकास हुआ कि अनुराग जी आए या नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, विकास हुआ कि नहीं? मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, विकास नहीं हुआ। बताइए कोई कहाँ कोई है भाई साहब? मऊरानीपुर को माननीय अनुराग शर्मा ने केंद्रीय विद्यालय देके बहुत बड़ी सौगात दी है। यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम जो है बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम में हम सिंचाई विभाग में बहुत सारा अन्य सरकारों में किया लेकिन कर नहीं पाया। हम यहाँ शॉर्ट इरिगेशन सिस्टम लाए हैं, आपने देखा होगा पानी जो है मऊरानीपुर में। मऊरानीपुर नहीं, मैं पूरी बुंदेलखंड क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आप देखिए अन्य सरकारों ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पूरी सरकारों ने सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, ठीक है। और दूसरा विषय ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जो की बात अभी अनुराग शर्मा की हो रही है, ये बोल रहे हैं कि अनुराग शर्मा ने अनुराग शर्मा जी ने ही जो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट लाए, उसके तहत आप लोगों को सिंचाई के माध्यम से अच्छा पानी मिलेगा। आपकी ये कनेक्टिविटी जो मध्य प्रदेश से हाईवे की हुई है, ये मऊरानीपुर को भी लाभ दे रही थी। झांसी से मऊरानीपुर आने में 3 घंटे लगते थे, आप कितने घंटे में आए? पत्रकार हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। आधा घंटा लगा है, करेक्ट, आधा से पौन घंटा लगा है। बताइए भाई साहब। मऊरानीपुर से संपर्क क्रांति जाती है दिल्ली, आप उसमें जाके देख लीजिए, टोटल एसी हो गई है। केवल तो ये अच्छी बात है गलत बात है? गलत बात है, गरीब आदमी कैसे जाएगा यार? 2 जनरल कंपार्टमेंट एसी में जाएगा गरीब आदमी, मतलब गरीब आदमी, मोदी जी पैसा भिजवा रहे हैं ना उसको। आप बताइए, जिस घर में एक साइकिल नहीं होती थी उस घर में 4 टू व्हीलर और एक 4 व्हीलर है, तो क्या वो एसी में यात्रा नहीं कर सकता? बताइए भाई साहब। तो आज हो गए क्या? ये कोई जरूरी है? मतलब हर घर में है। आप एक बार बताइए, आप मानते हैं कि हर घर में 4 व्हीलर नहीं है? बिल्कुल नहीं मानता मैं। हर आदमी के पास एक मिनट 1 to 1 बात हो रही है बस। अगर हर घर में, यहाँ पे कितने लोगों के पास 4 व्हीलर है? इतने लोग खड़े, पूछो जरा। बिल्कुल, पूछो, हर किसी के पास नहीं होगी। हर किसी के पास नहीं है। जो गाँव का आदमी है, ग्रामीण एरिया का आदमी है, दिल्ली में जॉब करता है, आप स्टेशन पर जाके देख लीजिए, बेचारा वहीं पड़ा रहता है, उसको जगह नहीं मिलती है। केवल 2 जनरल और 2 स्लीपर। अच्छा एक बात तो है इस सरकार में है, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप युवा हैं तो आप शायद इस पीड़ा को समझ सकते हैं। सरकार में युवा जो है बेरोजगारी से पीड़ित है। वो बोलते हैं भाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब भी हम जाते हैं फील्ड में तो बेरोजगार का मुद्दा उठाते हैं और बोलते हैं कि झांसी में अनुराग शर्मा जी ने कोई भी ऐसी जॉब क्रिएशन नहीं किया, ललितपुर में कोई जॉब क्रिएशन नहीं किया, या तो फिर यूं कहूं मैं कि बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। देखो आज का चाचा कह रहे हैं आप, ऐसा तो हम किसी की सुन नहीं रहे थे। बेरोजगारी नहीं है इस सरकार में, जितने युवा थे सब रोजगार से लग गया सारे। उठा तो वो खेत पे आओ तो ढोर रखाओ। अच्छा, सब ठिकाने लग गए, सब ठिकाने लग गए। ढोर देख रहा है और का ढोर देख रहा है। है। अच्छा चलिए इनसे इसका आंसर ले लेते हैं, बताइए आप कुछ कह रहे थे। आज के युवा या आज की पीढ़ी सभी रोजगार किसको समझते हैं? सभी गवर्नमेंट जॉब को एक रोजगार समझते हैं। बाकी अलग जो चल रहा है प्राइवेट सेक्टर में उसको रोजगार नहीं समझते हैं। अगर हम देखें तो इतने रोजगार कहीं किसी सरकार में सृजन नहीं हुए हैं गवर्नमेंट, और ना हो सकते हैं कि सभी युवाओं को जॉब मिल जाए। आपकी बढ़ती जनसंख्या इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल नहीं आएगा, जिसकी बात हम ही यानी भारतीय जनता पार्टी ही करती है, बाकी अन्य दल नहीं करते हैं, इस कारण क्योंकि उनका अल्पसंख्यक वोट कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो आप जनसंख्या पे नियंत्रण लगाएंगे तो सूक्ष्म रूप से आपको जॉब्स में मिलेगी, जैसे जापान कर चुका है, चाइना कर चुका है, ठीक है। अगर उनकी जितनी आपको अर्थव्यवस्था लानी है, फिर भी हम 5वें नंबर अर्थव्यवस्था पे आई, भारतीय जनता पार्टी ही लाई। अगर उनकी जैसी अर्थव्यवस्था लानी है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल आना चाहिए, और हमें जॉब को, प्राइवेट जॉब को जॉब भी समझना चाहिए, उसमें भी कार्य करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब ही जॉब नहीं होती। एक बात बताइए, चूंकि आप कांग्रेस से हैं, एक मिनट भाई साहब, आप कांग्रेस से हैं, 2014-15 में करीब एक भाषण जो है प्रदीप आदित्य जी का मैं सुन रहा था, इंडिया टुडे पर वो मंच पे बैठे हुए थे और तीनों पार्टियों को घूसखोर पार्टी और भ्रष्टाचार पार्टी बोल रहे थे। एक तो बीजेपी थी, दूसरी सपा थी, एक कांग्रेस पार्टी थी, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आप पार्टी पर भी लांछन लगा रहे थे। आज उन्हीं के साथ गठबंधन में है, तो आपको क्या लगता है जनता के साथ उन्होंने कहीं दगाबाजी नहीं की? उस समय का बयान गलत था या फिर आज का जो गठबंधन है वो सही है? कोई दगाबाजी नहीं है। अनुराग शर्मा जी के पिताजी क्या कांग्रेस से सांसद नहीं रहे? बिहारी लाल आर्य महापौर, पार्टी चेंज की उन्होंने। तो ये सब एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते, और राजनीति में हर चीज संभव है, जायज है। मतलब कहीं ना कहीं प्रदीप आदित्य भी पाक साफ नहीं है। नहीं, प्रदीप आदित्य जी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मैं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो उन्होंने उस समय जो बयान दिया था वो बयान आपने सुना, मैंने नहीं सुना। मैंने सुना होता मैं आपको उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता। सुना देता हूँ वो बयान। शर्मा के पिताजी हो या बिहारी लाल हो, अपनी वही पिछली भूल जो पिताजी कांग्रेस में रह के की, उसी को सुधारने के लिए भाजपा में आए कि यही देश हित में है।
मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं, अगर आप बयान सुनेंगे तो सुनाऊं। अभी प्रदीप जैन आदित्य जी मंच में जाके बोल रहे हैं कि भाई ये जो है क्या बोलते हैं, एक मिनट, तीनों पार्टियां, एक मिनट, प्रदीप जैन के लिए कह रहे हैं आप। अजीत पवार ने, रुक जाओ, अजीत पवार ने नहीं बोलता क्या इनके खिलाफ? कई जितिन प्रसाद, माधवराव सिंधिया को क्या बोलते थे ये, वो उनको, सॉरी, ज्योतिरादित्य को। आज बीजेपी के साथ हैं कि नहीं है? नहीं तो वो मैं देखिए, सुनिए, ये सुनिए, आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। सवाल को जवाब देने के बजाय आपने सब गिरा दिया। मैं दोबारा से इस सवाल पर लौटूंगी, लेकिन प्रदीप जैन आदित्य जी अभी ये जो तीनों दल हैं, उत्तर प्रदेश के विनाश के लिए जो पैदा है। आज से 32 साल पहले जब हमारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस शासित प्रदेश था, तो आप याद करिए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कानपुर को कहा जाता था। तीनों दलों को उन्होंने भ्रष्टाचारी और विनाशकारी दल उत्तर प्रदेश के लिए कहा है। प्रदीप जैन आदित्य जी ने, आपके नेता हैं, कहा है। हाँ। लेकिन ये सारी, क्या बीजेपी वालों ने नहीं कहा? नहीं तो कुल मिलाकर अगर बीजेपी गलत है तो कांग्रेस भी गलत है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। गलत नहीं है, प्रदीप जैन जी आदित्य बिल्कुल बढ़िया नेता है। और आप चुनाव देख लेना कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा भाई, जब क्या लग रहा है? जीतने को तो आप भी देख रहे हैं कौन जीतेगा। आप पांचों विधानसभाओं का अगर जनमानस उठाएं और कार्य देखें भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है, क्योंकि उसने काम किए हैं, जनमानस तक पहुंची है, कहीं ना कहीं गरीब गुरबे लोगों तक पहुंची है। आप देखिए कितनी जोर पे गुंडई थी यहाँ पे, लोग उठा लिए जाते थे, कहीं किसी के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, वो खत्म हो गई है। यहाँ डेवलपमेंट हो गया है, बीडा जैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, बुंदेलखंड डेवलपमेंट जैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे प्रोजेक्ट से यहाँ डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, तो यहाँ पे जो है, जो युवा है उसको रोजगार मिलेगा। बशर्ते मैंने आपको पहले ही बोला कि रोजगार, आप जो है प्राइवेट सेक्टर को भी रोजगार ही समझे, गवर्नमेंट सेक्टर को ही रोजगार समझेंगे तो ये सब चलेगा नहीं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? भैया बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी योगी जी ने। भैया बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे बीडा जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जो नोएडा जैसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, नोएडा जैसे शहर बना रही है बीजेपी सरकार। कहाँ पे? यहाँ पे उत्तर बुंदेलखंड में। कहने को 15 लाख भी दे रहे थे मोदी जी, किसको मिले? हाँ भैया बताओ भैया। मोदी जी ने 15 लाख की कभी बात ही नहीं की। ये तो इन लोगों का जुमला है। अच्छा, और क्या? बीडा प्रोजेक्ट जो आया है, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है आपकी जमीन अधिग्रहण हो चुकी है, आप पता कर लें। मुझे लगता है उनको नॉलेज नहीं है इस बारे में। आपके जो भी बबीना क्षेत्र की है और यहाँ आपके मऊरानीपुर क्षेत्र की, जहाँ पर भी बीडा खुलने हैं, वहाँ की भूमि अधिग्रहण हो चुकी है सरकार की तरफ से। आप उस क्षेत्र में जाकर पता करें कि वास्तविक में भूमि अधिग्रहण सरकार की तरफ से बीडा के लिए हुई है। शुरू हो चुका है, हम होके आ गए उस क्षेत्र में। लगभग 4000 एकड़ का जो है भूमि अधिग्रहण हो चुका है, बीडा हो चुका है। डिफेंस कॉरिडोर का भूमि अधिग्रहण हो चुका है, रच में हम होके आ गए। तो ये डेवलपमेंट है, जिस डेवलपमेंट के भरोसे ही हम लोग जो है जनता के बीच में आए हैं और जनता को आश्वासन भी दिलाते हैं कि हमारी। रोजगार पर जो जनता रुष्ट है बीजेपी से, इस पर क्या करेगी बीजेपी? देखो, रोजगार एक मुद्दा है, लेकिन महंगाई से रुष्ट है। महंगाई से रुष्ट, देखिए आप समझिए, जो देश डेवलप करते हैं, अपने आप को डेवलपमेंट उसमें लाते हैं। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था में हमारी सैलरी भी बढ़ी है। हम सैलरी को क्यों नहीं देखते? हम जेब को नहीं देखते हैं। जो हमें 4000 रुपए कांग्रेस के टाइम पे आम दिहाड़ी मिलते थे, वो 8000 रुपए 12000 रुपए हो गए, 3 गुना हो गए। उस पर हम बात नहीं करते हैं, बात करते हैं महंगाई पर। महंगाई कैसे बढ़ रही है वो आप सभी जानते हैं। आम जनमानस बढ़ रहा है। इस पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम जो क्यों भाई साहब, बेरोजगारी और महंगाई पर जो भाई साहब ने बात कही है, क्या सच है? क्या बेरोजगारी है? वहाँ से जाके पूछिए ना, वो बताएगा। बिल्कुल, युवा मैं थोड़ी बताऊंगा। उनका कहना है मेरे पास है, मैं तो बोलूंगा कि बेरोजगारी है ही नहीं। लेकिन जिसके पास नहीं है, कांग्रेस शासन में कोई बेरोजगार नहीं था क्या? कांग्रेस रोजगार देती है। मैं मानता हूँ कांग्रेस किनको रोजगार देती है। सुन लिए, कांग्रेस ने बाड्रा को रोजगार दिया, कलमानी को रोजगार दिया, ठीक है, प्रियंका बाड्रा को रोजगार दिया, आने वाले प्रियंका बाड्रा के बच्चों को रोजगार देंगे। वो रोजगार पीढ़ी दर पीढ़ी देते हैं। हम सामाजिक रूप से वाले हैं। क्या दान कर दिया उन्होंने? इतना, नेहरू जी ने सारी संपत्ति दान कर दी थी अपनी सरकार को। इंदिरा जी ने युद्ध के टाइम पे अपने गहने दे दिए थे सेना को, कि हमारे गहने बेच दो। ये बेतुके सवाल हैं जो जवाब दे रहे हैं। जो आप सुनिए, कोल घोटाला किसने किया, चारा घोटाला किसने किया, 2G स्पेक्ट्रम किसने किया, कॉमनवेल्थ किसने किया, आप इसके कभी जवाब ही नहीं देंगे। सरकार बदलती है, सबको जवाब मिल जाते हैं। सरकार बदलेगी, जवाब मिल जाएगा इनने कितने घोटाले किए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने घोटाले किए हैं? बिल्कुल बता दो ना अभी क्या घोटाले। हम ऐसे थोड़ी मालूम चलता है। जब पार्टी सत्ता से बाहर होती है, कोई भी पार्टी हो, तभी घोटाले सामने आते हैं। इसके पहले नहीं आते। पहले नहीं आते। इसके पहले कहाँ आते?
जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये घोटाले तो उसी सरकार में उजागर हुए थे ना। उसी सरकार में उजागर हुए थे, कांग्रेस सरकार में। सरकार में कौन सा घोटाला हो भाई मैं पूछ रहा हूँ उनसे, भाई अभी बताओ भैया, हमें तो अभी भैया क्या आप बताओ ना, हमें नहीं। कॉमनवेल्थ घोटाले में सुरेश कलमाड़ी जी को किस सरकार ने अंदर डाला था, मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं डाला था, तो हम भैया से पूछ रहे हैं कि भैया बता दो कि सुरेश कलमाड़ी जी को कॉमनवेल्थ घोटाले में किसने अंदर डाला था। भैया को शायद पता नहीं है कॉमनवेल्थ में सुरेश कलमाड़ी को किसने अंदर डाला था कॉमनवेल्थ घोटाले में। हमें अभी भैया का सवाल है, जानकारी नहीं है, इधर आ जाओ। जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है आपको? नहीं, हमें अभी जानकारी इतनी जानकारी नहीं है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुझे जानकारी नहीं है। और दूसरा एक विषय है, समाज में अगर समरसता का भाव लाना है तो हम लोगों को शांत राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा और विश्वास वाली राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये विश्वास नहीं है कि हम अपनी ही राजनीति को आगे बढ़ाएं। आप तो मुझे एक चीज बता दीजिए कि प्रदीप जैन आदित्य जी को लोकसभा का चुनाव आप लोग कैसे जिताएंगे? जनता जिताएगी। अच्छा। मैं थोड़ी जिता रहा हूँ। किन मुद्दों के साथ आप जनता के पास जा रहे हैं? हमारे पास ये मुद्दे हैं, प्रदीप जैन जी जनता के साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं। 24 घंटे बिल्कुल तैयार। अगर आप रात को 12 बजे भी कहोगे आपके भैया। हम राजनीति में जब कोई प्रत्याशी बनते हैं तब हम सभी ये कहते हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमने जो मैनिफेस्टो लाए, हम राम मंदिर का मैनिफेस्टो लाए थे, किया। धारा 370 मैनिफेस्टो लाए थे, किया। ये आपका हलाला का लाए थे, हमने किया। रोजगार क्यों नहीं ला रहे? वो मेन मुद्दा है। रोजगार पर वो बोल तो रहे हैं। रोजगार का मैंने आपको बता दिया है, आप उस चीज को समझेंगे नहीं, क्योंकि आपने विचारधारा बना ली है कि हमें समझना नहीं है, सिर्फ ये चिल्लाना है कि 370 धारा बनाई। भीड़ से उठकर आ गए, बात नहीं कर रहे थे। कौन ने वहाँ पर गए हैं कि 370 धारा बनाई? कोई मकान वहाँ लेने के लिए गया है कोई? हाँ, कौन सी बात कर रहे हैं आप? कौन सा मकान? 370 बना धारा हटा देंगे। मैं बाई कॉन्स्टिट्यूशनल बात करूंगा, मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगा कहीं से भी उठ के आ जाएं और कुछ भी बोलने लगे बिना तर्क के। सुनो, बिना सुनिए हजारों मुद्दे हजारों उनने काम किए, तुम गिना नहीं पा रहे। आप बता दो। चलो ठीक है, आप गिना दो। प्रदीप कितने यहाँ पे केंद्रीय यूनिवर्सिटी कौन लाया? डिप्लोमा करके आए तुम, डिप्लोमा तुम लिख के नहीं आए यार। अरे कोई नहीं, क्या बात है यार? अरे आप तो गिना दो, काम। डिप्लोमा करके गिना दो, ये डिप्लोमा करके आए हैं। डिप्लोमा ये वही लोग हैं जो कश्मीर में चिल्लाते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये टोपी है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम का ये वही लोग हैं जो अपनी माटी, जो अपनी बहनों के हलाले में पसंद रखते हैं। कितना दिया? 10 लाख नौकरी किसने दी? इस तरह हलाला किया। आप इंटरकास्ट करेंगे, मैं बोलूंगा। इट इज माई राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल नंबर 19A विदाउट, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, संविधान के 19A के तहत मुझे बोलने का राइट है और सही बोलने का राइट है। क्या 3 तलाक मुद्दा नहीं था? 3 तलाक क्या 3 तलाक बोलना गलत है? 3 तलाक बोलना गलत है? अभी मोदी जी रोएंगे, अभी लास्ट चुनाव में मोदी जी रोने वाले हैं। अभी रोएंगे? मेरी बात, मेरी चलाना, मेरी वीडियो चलाना। अभी मोदी जी रोएंगे मंच पे। क्यों रोएंगे? वे रोते हैं कि वोट मिल जाए हमको, वोट मिल जाए हमको, वे रोएंगे मोदी जी। अभी 3 तलाक पे क्या कहोगे? वो बोले 3 तलाक। क्या तलाक? कुछ तलाक अलग नहीं है, सब ये क्या बोल पाएंगे? ये वही लोग हैं ये वही कश्मीरी लोग हैं जो वही विचारधारा से प्रेरित हैं कि क्या मतलब है? ये वही लोग हैं जो आतंकवादी हैं, आतंकवाद से प्रेरित हैं। किसी महिला ने कहा आपसे अभी तक? किसी ने महिला नहीं। अरे ऐसे किराए की लेके धर दो तो क्या देंगे? क्या बात कर रहे हैं यार? क्या बात कर रहे हैं? और क्या किराए की रख दो यार। मिलाकर इन्हें अपनी माताएं बहनें किराए की लगती हैं। अच्छा 1 मिनट बताइए, 1 मिनट। 3 तलाक का मुद्दा, अरे 3 तलाक का हटाना सही था कि एक सिंपल नौकरी सिंपल सवाल, सिंपल नौकरी कहाँ गई? सिंपल मेरी सुनो। नौकरी अरे वो तो उनसे पूछेंगे हम। मेरा एक सामाजिक सवाल है क्या? एक समाज आराम से बात। नौकरी भी पढ़े लिखो शिक्षितों को मिलती है, ना कि गवारा सुअरों को मिलती है। लेकिन हालांकि डिबेट हो गई है। हमारा कहने का मतलब है, हमारा कहने का मतलब ये अमित शाह जी कहती है ये जुम्मेवारी है कि किस चीज की जुम्मेवारी कहते हैं जब नौकरी मांगो। मैं एक मेरा सामाजिक सवाल, जैसे हिंदू धर्म में घूंघट प्रथा गलत थी,
आपकी 3 तलाक गलत थी या सही थी? हिंदू धर्म में आज भी है, नहीं है, कैसी बात इतनी नहीं है जितनी नहीं आप लेकिन उसका विरोध हम लोग करते हैं, विरोध करते हो आप? हम लोगों ने बहुत सारी प्रथाओं को रोका भी है और खत्म भी किया है। जो भी प्रथाएं हिंदू धर्म में प्रथा का विरोध करते हो? हाँ, घूंघट प्रथा का विरोध हुआ 3 तलाक का विरोध करते हो? हमारा कहने का मतलब घूंघट पर हर जगह हर जाति मानती है, हर जाति मानती है। कायदे में रहना चाहिए औरत को, कायदे में रहना चाहिए। आदमी को कायदे में नहीं रहना चाहिए। में भी कायदे में रहना चाहिए, औरत को भी कायदे में रहना चाहिए। कैसा आप डिसाइड नहीं करोगे? आप डिसाइड नहीं करोगे कि किसको क्या पहनना है, किसको क्या नहीं पहनना? ये हिंदू मुस्लिम क्या ला रहा है यार? हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे आओ यार। हिंदू मुस्लिम आप डिसाइड नहीं करोगे किसको क्या पहनना है? ये कह रहे हैं कि हमने मंदिर बना। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं था तो ये सपोर्ट करते मंदिर बनने का। इन्होंने को रखा है, एक आदिवासी को रखा है मन पूजा के लाने। बताइए। मेरे यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति आदिवासी हैं। लिसन फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन टू यू। मेरे यहाँ हिंदी में बोल, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे यहाँ आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई है दलित महिला। क्या मंदिर में नहीं घुसने दिया उसको? किसको मंदिर में? हमने तो अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनाया था, भारतीय जनता पार्टी से तो अब्दुल कलाम भी था, लेकिन बात वो देशभक्त तो ना कि देश की गद्दारों को। बीजेपी ने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था, बीजेपी ने अब्दुल कलाम काबिलियत की वजह से, काबिलियत की वजह से। हाँ, बनाया था बीजेपी ने। काबिलियत का स्वागत है, लेकिन गद्दारों का नहीं, जो देशभक्तों का वो राज करेगा। काबिलियत की वजह से बढ़ाया था यार। जिसमें काबिलियत है उसी को जॉब मिलेगी। हम लोगों ने तो आपने लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि 3 तलाक सही है या गलत। बात सुनी, क्या बनाया मोदी जी ने? क्या बनाया? क्या बना? मंदिर अकेला? हाँ। मंदिर से पूछ के देश चल जाएगा? मंदिर से रोजगार बढ़ेगा ना, वहाँ के लोगों को, ऑटो चालकों को। एक मिनट मैं इसका सवाल मैं दूंगा। मंदिर से वहाँ के टोपी लगा के सड़क पे नमाज पढ़ने से क्या देश चल जाएगा? क्या सी बात? मंदिर की वजह से अयोध्या में देखिए ऑटो चालकों को कितना रोजगार है, टोपी वालों ने, फूल वालों को कितना रोजगार मिला है, मंदिर के सामान जो बेचते हैं उनको कितना रोजगार मिला है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ, एयरपोर्ट बन गया, टोपी वाले को रोजगार मिला है। टोपी वालों ने क्या किया हिंदुस्तान में बताइए? ताजमहल खड़ा करके दे गए। करोड़ों बेरोजगार यानी कितना रुपया आ रहा है शासन को? ताजमहल से, लाल किला से कितना रुपया आ रहा है? मोदी के लाने क्या, मोदी ने ऐसा क्या बना दिया है? मंदिर से क्या मिलेगा उसको? अगर वो ताजमहल बना लेते तो जहाँ से आए थे वही ताजमहल बना लेते। ये भारत था, यहाँ के संसाधन अच्छे थे। वहाँ सुनिए गद्दारों को कभी हम सम्मान नहीं देंगे। अकबर को सम्मान नहीं देंगे, हुमायूं को सम्मान नहीं देंगे। क्यों नहीं? गद्दार हैं, घुसपैठिए हैं। हम अलाउद्दीन खिलजी को सम्मान देंगे? हम अलाउद्दीन खिलजी को सम्मान देंगे? क्यों देंगे? ठीक है, मैं अकबर को, खिलजी को, हुमायूं को घुसपैठिया मानता हूँ, मानता रहूंगा। मोहम्मद गौरी को मानता हूँ, मारा है, ललकारा है, भगाया है। डकैत थे यहाँ के, डकैत थे। हम लोग तो वो हैं जो शासन को। बस चलिए, बहुत अच्छी डिबेट हुई है भाई। हम नहीं चाहते कि कोई भी द्वेष जो है समाज में पहले। एक सही डिबेट हुई है। चलिए, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि मुद्दा थोड़ा गर्म हो रहा है, इसलिए इस डिबेट को हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। आगे चल के फिर से बात करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।